नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 23 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरू होने से पहले कल का क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी गलती थी। सिक्किम वाज मेड ए पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग ए रेफरेंडम इन द ईयर 1973 मैंने बोला था, एक्चुअली 1975 है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, माफ़ कीजिएगा, गलती से हुआ था। एक्चुअली 1975 वाज द ईयर इन विच सिक्किम वाज मेड ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होने से पहले छोटी सी एक बात, आज की मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरा घर जो है टेम्पल के बगल में है। टेम्पल में 2-3 दिन तक फेस्टिवल चलेगा, तो लाउड स्पीकर से गाने चल रहे हैं, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में ये जो गाने हैं आपका आते रहेंगे। तो मैं अपनी आवाज़ जो है ऊंचा करके बोलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंड्स $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशस फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों, न्यूज आया था इंडिया $100 million का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मॉरिशस को, किसके लिए? डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट इज नॉट ए ग्रांट बट ए सॉफ्ट लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जब भी आप लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में सुनते हो ना, ये कोई ग्रांट नहीं है, ये कोई एड नहीं है, ये एक टाइप का लोन है जिसको सॉफ्ट लोन बोलते हैं, प्रोवाइडेड ऑन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। देखा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कंसेशन में दिया जाएगा, कम होगा इंटरेस्ट रेट टू डेवलपिंग कंट्रीज विच हैज टू बी रीपेड बाय द बोरोइंग गवर्नमेंट। ये मैक्सिमम देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। इंडिया, एशिया, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरह के लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जो बोरोइंग गवर्नमेंट को रीपे करना है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स में, राइट। LOCs also helps to promote exports of Indian goods and services। देखो, LOC देने से इंडिया को भी फायदा है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बूस्ट होगा। कैसे? लाइन ऑफ क्रेडिट के रूल के हिसाब से 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सोर्स फ्रॉम इंडिया। समझ में आ गई बात? देखो, जितने भी लाइन ऑफ क्रेडिट का जो कॉस्ट है ना, इसका 75% ऑफ द वैल्यू जो है वो इंडिया से ही सोर्स होना चाहिए। तो इंडिया से सामान खरीदा जाएगा तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें बूस्ट होगा, राइट। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। देखो दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान अप्रूव किया था दिसंबर 2015 को, जिसका नाम है इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट से आप रिलेट कर सकते हो। स्कीम इंक्लूड्स प्रोविजंस टू प्रोवाइड बेटर टर्म्स ऑफ क्रेडिट विच विल बी अट्रैक्टिव टू मेनी डेवलपिंग कंट्रीज हु आर नाउ सीकिंग अल्टरनेटिव मींस ऑफ फाइनेंस। देखो, ये जो स्कीम है ना, इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं बेटर टर्म्स ऑफ क्रेडिट देने के लिए। मतलब जिसको भी लोन चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, उसको देने के लिए जितने भी ऑफर्स है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब है ये जो स्कीम के अंदर। देखो, ये स्कीम के थ्रू इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट जो है दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। देखो, स्टेटमेंट 1 जो गलत है, लाइन ऑफ क्रेडिट इज ए ग्रांट प्रोवाइडेड टू डेवलपिंग कंट्रीज विच हैज नॉट टू बी रीपेड बाय द बोरोइंग गवर्नमेंट। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैंने अभी भी आपको बोला, लाइन ऑफ क्रेडिट एक टाइप का लोन है, ठीक है। दूसरा क्या है? LOCs हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज आर 75%। ये जो मैंने अभी भी बोला, 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सोर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम IDAS। ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये 2 and 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, recently scientists cloned black-footed ferret using frozen cells. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये ब्लैक फुटेड फेरट होता क्या है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, ये दोस्तों ब्लैक फुटेड फेरट, ये नेटिव टू सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं ये जो एनिमल है। 1982 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड करके डिक्लेयर किया था। 96 में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड डिक्लेयर किया। इसके बाद 2008 में वापस इसको एंडेंजर्ड करके डिक्लेयर किया। तो अभी के लिए ये जो एनिमल है IUCN का रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, राइट। अब आप सोच रहे होगा ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड IUCN का रेड लिस्ट में एक कैटेगरी है। इसका मतलब ये होता है वाइल्डनेस में, नेचर में आपको एक पर्टिकुलर एनिमल जब दिखाई नहीं देगा। ओनली कहां दिखाई देगा? कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी का मतलब हो गया जैसे जू है या कोई पाल रहा है, वैसे ही बच्चा है। वैसे वाइल्डनेस में
कोई एनिमल अगर दिखाई नहीं देने से इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड करके IUCN बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ये सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में ये जो एनिमल की डिटेल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आया, यूनाइटेड स्टेट्स साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली क्लोन्ड एन एंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट यूजिंग फ्रोजन सेल्स। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ साइंटिस्ट ने ये जो ब्लैक फुटेड फेरेट को क्लोन करके डेवलप किया है, वो भी एक डेड वाइल्ड एनिमल का डीएनए से। ठीक है, मतलब एक पुराना, एक मरा हुआ 30 साल पहले मरा हुआ एक ब्लैक फुटेड फेरेट था, उसका डीएनए से क्लोन करके एक नया ब्लैक फुटेड फेरेट को डेवलप किया है। ठीक है, क्लोनिंग क्या आप लोग सबको पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए। ठीक है, तो एक से डीएनए कलेक्ट करके एक दूसरा एक रेप्लिका बना देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। ये नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली आपको दिखाई देगा प्लांट्स में, ट्रीज में वगैरह दिखाई देगा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में भी दिखाई देगा आपको। ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं मैं। ब्लैक फुटेड फेरेट ऑल्सो नोन एज अमेरिकन पोलकैट और प्रेरी डॉग हंटर। देखो दोस्तों, इसको प्रेरी डॉग हंटर भी बोलता है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है प्रेरी डॉग, ये प्रेरीज में दिखाई देता है। ये जो ब्लैक फुटेड फेरेट है ना दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा डाइट क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेरी डॉग्स। ये जो है इसको खाते थे। ठीक है, इसलिए इसको प्रेरी डॉग हंटर भी बोलते थे। अब जैसे ये प्रेरी डॉग हंटर का पॉपुलेशन घट गया, डिक्लेन हो गया, इसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसका भी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लेन हो गया। ये सबसे बड़ा कारण बोलता है ये स्पीशीज का डिक्लेन का। राइट, अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं दोस्तों। ब्लैक फुटेड फेरेट इज ए स्पीशीज नेटिव टू नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इट इज लिस्टेड एज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन। ये गलत है दोस्तों, क्यों? अभी का स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? स्पीशीज डिक्लाइन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी प्राइमरली एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रेरी डॉग्स। मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि ये जो ब्लैक फुटेड फेरेट खाते थे प्रेरी डॉग्स को। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वाज इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। न्यूज क्या आया था दोस्तों? न्यूज आया था कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड सेट लैब टेस्टिंग इन इंडिया शुड बी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारे जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का रिव्यू कर रहा था। तब उन्होंने क्या बोला कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड की जरूरत है इंडिया को। कहने का मतलब यह है पूरे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब चीजों को जो सर्टिफाई करते हैं ना, उसकी स्टैंडर्ड जो है एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए। पैन इंडिया में ऐसा नहीं, केरला में कुछ है, तमिलनाडु में और कुछ स्टैंडर्ड है, उत्तर प्रदेश में और कुछ स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड होगा, कहीं से भी प्रोडक्ट्स ले लो। ठीक है, अब ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इसलिए पीयूष गोयल जी उसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एंड BAS के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द ओनली नेशनल बॉडी दैट फ्रेम स्टैंडर्ड्स। देखो, इंडिया में एक ही नेशनल बॉडी है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करते हैं। मतलब इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना दोस्तों, उसका स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करते हैं। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितना तक होना चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बना था, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट था। ठीक है, BIS एक्ट बना, पार्लियामेंट का एक एक्ट था, इसी की अथॉरिटी से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किया था। ये एक्ट जो है, इट एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एनी अथॉरिटी और एजेंसी इन एडिशन टू द BIS टू वेरीफाई द कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो दोस्तों, ये जो BIS एक्ट है ना पार्लियामेंट का, इसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी एक अथॉरिटी को या एजेंसी को अपॉइंट कर सकता है कोई भी चीजों का प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, उसकी स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करने के लिए। ठीक है, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिपेयर और रिकॉल प्रोडक्ट्स। वो तो होना ही चाहिए। मतलब अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को लगा कोई भी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं, या रिकॉल मार्केट से रिमूव करो, ये भी बोल सकते हैं। राइट, अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 1, BIS इज द ओनली नेशनल बॉडी दैट फ्रेम स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, वैसे BIS दूसरे बॉडीज को अपॉइंट कर सकता है, पर वैसे देखा जाएगा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द ओनली नेशनल बॉडी दैट फ्रेम स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। सेकंड क्या, इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। तीसरा, एक्ट एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एनी अथॉरिटी और एजेंसी इन एडिशन टू BIS टू वेरीफाई, बिल्कुल सही दोस्तों। अभी मैंने आपको बोला, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
Question number 4. Recently, International Atomic Energy Agency has struck a deal with Iran that will give its inspectors continued access to verify and monitor nuclear activity in the country for next 3 months. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. स्टेटमेंट 1 गलत है. दोस्तों न्यूज आया था कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यह बोला है, यह परमिशन दिया है कि वो लोग 3 महीने तक आके उनका न्यूक्लियर एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हो. ठीक है, ये न्यूज काफी दिन से आ रहा है न्यूज़पेपर में. तो दोस्तों आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा रखे थे जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे. अब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो वो इन सैंक्शंस को लिबरलाइज करने की सोच रहा है. तो हो सकता है इसी से रिलेटेड ईरान कुछ कर रहा होगा कि आईएईए को ये बोला कि आप लोग आके हमारे न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर कर लो 3 महीने तक, देख लो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. वो अलग बात. अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखा है जिसमें पहला जो है गलत है. दोस्तों हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे. देखो दोस्तों आईएईए का ओरिजिन देख लो. 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे डी एसेनहोवर. ठीक है, उन्होंने 1953 में एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक स्पीच दिया था, बेसिकली एड्रेस किया था. वो एड्रेस का नाम था एटम्स फॉर पीस, बेसिकली पीस से रिलेटेड था. तो जैसे एड्रेस किया ना उसके बाद ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बना था. तब उसका नाम ही एटम्स फॉर पीस था. ठीक है, 1957 में बना था. सबसे पहला नाम आईएईए का पहला नाम क्या था? एटम्स फॉर पीस. इसके बाद जाके इसका नाम चेंज हो गया. देखो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना. प्राइमरी मैंडेट क्या ऑर्गेनाइजेशन का? प्रमोटिंग सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं पर सेफ होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए और पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहिए. यह सब आईएईए का मैंडेट है. करंटली 171 मेंबर है. लेटेस्ट मेंबर सेंट लूसिया है, ये 2019 में ज्वाइन किया है. देखो दोस्तों इस तरह की न्यूज को आपको अपडेट करना है. हो सकता है आपके एग्जामिनेशन टाइम तक कोई और ज्वाइन हो जाए. ठीक है, इंडिया बिकम ए मेंबर इन 1950 में, तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है. राइट, अब हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में चलते हैं दोस्तों. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है दोस्तों. देखो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है. आपको कई जगह में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आईएईए जो है यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों. आईएईए जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. इसको यूनाइटेड नेशन से, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. एक्चुअली यूनाइटेड नेशन से काफी लिंक है इसका. ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ये रिपोर्ट भी करते हैं पर इसका जितने भी फंक्शनिंग है ना ये इंडिपेंडेंट है. दिस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी नहीं बोल सकता पर यूनाइटेड नेशन से साथ मिलकर काम करता है. ठीक है, तो ये जो लिखा है ना इसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है. अगर मैं ऐसा लिखता कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशन सिस्टम में आता है, यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम है उसी के अंदर आता है पर यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है. दूसरा क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. ये मैंने आपको अभी भी बताया 1957 में ही इंडिया मेंबर बना था तो फाउंडिंग मेंबर हो गया. हेडक्वार्टर वियना में, बिल्कुल सही. तो 2 and 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनोबोट्स? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तीनों स्टेटमेंट सही है. देखो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं नैनोबोट क्या होता है. इट इज अ डिवाइस टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 10 माइक्रोमीटर्स. माइक्रोमीटर मतलब 1 मिलियन ऑफ ए मीटर, रफली द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल. तो इतना छोटा है नैनोबोट्स जो है हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो है उसी का साइज का और कभी कभी उससे भी छोटा होता है. नैनोबोट एक टाइप का रोबोट ही बोल सकते हो या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जिसको कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, प्रोग्राम कर सकता है. इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है. ठीक हो, रिलेबल एप्लीकेशंस फॉर नैनो रोबोटिक्स इन मेडिसिन इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी फॉर कैंसर. देखो दोस्तों मैं तो बोलूंगा नैनोबोट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. अब ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल ले लो कैंसर का. कैंसर हमारे शरीर का किसी एक ऑर्गन को पकड़ता है ना, आपको पता ही होगा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है. ठीक है, तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्या होगा, जिस ऑर्गन को, शरीर के जिस पार्ट को मेडिसिन की जरूरत है उधर तक जाके पहुंचाना. ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं मेडिसिन, कभी कभी हम इंजेक्ट करते हैं, कभी हम गोलियां खाते हैं, कभी सिरप पीते हैं, ऐसे ही करते हैं ना. ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्या होगा, नैनोबोट की सहायता से जिस ऑर्गन को, शरीर के जिस पार्ट को मेडिसिन की जरूरत है उधर तक जाके पहुंच जाएगा. इसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. तो ये नैनोबोट्स इतना छोटा होता है, इसको शरीर के अंदर भेज के
हमारे कई कई सेल्स में जाके काम करेगा। ठीक है, इसका मेजर एप्लीकेशंस बहुत है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इधर लिखा हूं, जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, टिश्यू इंजीनियरिंग, डेंटल सर्जरी, फार्माकोकाइनेटिक्स, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग डिलीवरी। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो मेजर हमारी बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट्स में काफी डीप नेम्स नहीं है, सिंपल नेम्स है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या है मैं आपको बता दी, तो नानोबोट्स का सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अनब्लॉक ब्लड वेसल्स इन हार्ट, देखो दोस्तों हार्ट के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स है जो बहुत छोटे रहते हैं, इसके अंदर कई क्लॉट आ गया इस तरह, तो ये नानोबोट्स को बेच के क्लॉट्स को निकाल सकते हैं, तो ये भी सही है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो मैंने आपको बता दिया, ये भी एक एप्लीकेशन है, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म गॉट इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द विलेज फ्रॉम इट ओरिजिनेटेड। आंसर है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है दोस्तों, जहां से कुचिपुड़ी जो है ओरिजिनेट हुआ था। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैज नो रिवर इन इट। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं, मुझे पता है आज थोड़ा डिस्टर्बेंस था, मैंने बता दिया आपको कारण क्या है। तो दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज हमें बढ़ाना है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों, जितना आप लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। आपको ये कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, कुछ सजेशंस है तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।